Assalamu alaikum. So, hello, Farmalians, and welcome to the revision series of class 12th physics. And as you all know, introduction हम लोग कर ही चुके हैं. So, let's move to the topic. So, let's start. अब इलेक्ट्रिक चार्ज देखो, एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. तो उसमें बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह सारी बातें उसमें बता रखी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह वगैरह. यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल की. किसकी? एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जैसे मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है देखना, सुनना, है ना, छूना, है ना, टच करना या फिर सुनना, ये मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लेके पैदा हुआ हूँ मैं, ये है ना. लेकिन कोडिंग आती है मुझे, है ना, मुझे इंग्लिश आती है ना, मुझे हिंदी आती है, ये बोलना वगैरह, ये सब मेरी भाई साहब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ आके के सीखी है मैंने ये. तो इसको भी ये सीखी नहीं है, ये इसने सीखा नहीं है कि किस तरह से चार्ज कैरी करते हैं. इसको इनबिल्ट मिला है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को इनबिल्ट मिला है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, चार्ज. इसी की वजह से ये किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इतना, और न्यूट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. अब ये 1.6 10⁻⁻⁹ गुलाम ही क्यों होता है? ये तुम्हारा HW है भैया. गूगल पे जाओ, जेमिनाई पे जाओ, है ना, चैट जीपीटी पे जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ. ठीक है भाई साहब, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल का वैल्यू इतना ही क्यों होता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इतनी ही क्यों होती है. बताओ. नहीं बताओगे तो मैं पिन कर दूंगा बाद में भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा. ठीक है, आगे चलते हैं. ऐसे यूनिट्स की गुलाम होती है, गुलाम ने दिया था ऑब्वियसली. तो आगे चलते हैं. ये कुछ तरीके हैं किस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन से, है ना, इंडक्शन से, और भैया किस तरह से कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं. ये एक मोटी मोटी बातें हैं, ज़्यादा चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि चार्ज किस तरह करते हैं. तो इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह चार्ज कर सकते हैं. तो पढ़ लेना इसको, ठीक है, नोट्स में दे दूंगा, बस कर रहा हूँ, नोट्स में दे दूंगा. ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, बेवजह की बात है, सिलेबस में मेंशन था तो कर दिया बस. अब 1 कूलम क्या होता है? 1 कूलम चार्ज चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड के लिए. तो अगर किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पीयर करंट 1 सेकंड तक अगर फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें चार्ज कितना होगा? 1 कूलम का होगा. तो ये इसका मतलब होता है कि 1 कूलम का मतलब क्या है. जैसे मैंने चैनल पे बता रखा है 1 जूल का मतलब क्या होता है ना, 1 जूल काम कैसे करोगे वगैरह वगैरह. तो इस तरह की बातें पूछ लेते हैं भाई साहब, ये एग्जाम में पूछते हैं 1 फैराड कितना होता है, 1 कूलम कितना होता है ना, 1 जूल कितना, ये पूछते हैं. मतलब भी जानते हैं उनका. 1 कूलम का 1 न्यूटन का थप्पड़ कैसे पढ़ोगे, ये बताना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, बढ़िया बात. आगे चलते हैं. अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में क्या है भाई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज है. ये सारी बातें मैंने उस चैनल पे बता रखी है, नहीं चैनल ने वीडियो पे बता रखी है, तो वो वीडियो देख लेना. लेकिन फिर भी उसमें मैंने क्वार्क्स की बात नहीं करी है, तो यहाँ बताता हूँ क्वार्क्स क्या होते हैं. तो मेनली एक्सेप्शंस की बात भी नहीं हुई थी, तो एक्सेप्शन बताता हूँ क्या कहते हैं. वी डू नॉट एक्सपीरियंस द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इन डेली लाइफ. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम डेली लाइफ यानी रूटीन एक्सपेरिमेंट्स में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्सपीरियंस हम नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? पहले तो ये समझना पड़ेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज की जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी? अरे वो फिक्स रहेगी भैया, है ना, वो क्वांटिटी फिक्स रहेगी. अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा. 2 इलेक्ट्रॉन तो 2e हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3e हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना? 4e हो जाएगा. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ne हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर कितना भैया, आधा इलेक्ट्रॉन है तो हाफ e हो जाएगा. ना ना, ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, आधा इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, 3/2 इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता. 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर होगा, मतलब उस पर पूरा का पूरा 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया. तो उस पर जो चार्ज हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर कितना हो सकता है? वो इसका ही कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीप्लाई हो सकता है बस. 1.6 3.2 है ना, 4.8 6.4 वगैरह वगैरह, और कुछ नहीं हो सकता. चार्ज का वैल्यू यही होगा. यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब आप डेली लाइफ में इसलिए इसका एक्सपीरियंस नहीं करते हो, रूटीन एक्सपेरिमेंट्स में इसका एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करते हो क्योंकि रूटीन एक्सपेरिमेंट्स में आप क्या करते हो? आप 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 20 कूलम ऐसे ऐसे चार्ज का यूज करते हो, ऐसे ऐसे चार्ज के साथ आप डील करते हो. अब 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए ही अगर आप Q का वैल्यू 1 कूलम रखो, N का वैल्यू आपको निकालना हो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, E का वैल्यू आप 1.6 10⁻⁻19 रखो, तो आपको 1 कूलम N का वैल्यू जब निकालोगे ना यहाँ से तो आएगा 6.25 10⁻18. कैन यू इमेजिन? अगर ये 7 भी होता 10⁻7 तो 1 करोड़ होता है. 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको. अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीप्लाई जब तुम करोगे भाई, कहाँ से, मतलब क्वांटाइजेशन कहीं पे वहां पे एक्सपीरियंस कर पाओगे आप इतने बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज में? नहीं ना, नहीं कर पाओगे. इसीलिए हम रूटीन एक्सपेरिमेंट्स में डेली लाइफ में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, है ना, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. कहाँ पे? माइक्रोस्कोपिक लेवल के साथ, है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के क्वांटिटीज के साथ, जैसे क्वार्क्स हो गए. अब आप बहुत छोटे पे भी चले जाओ तो वहां पे भी आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखने को नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी नीचे आओगे, इससे भी छोटे लेवल पे जाओगे तो आपको वहां पे देखने को मिलता है क्वार्क्स.
दो तरह के क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। अब देखो अप क्वार्क पे कितना चार्ज है, इस पे 2/3 चार्ज है भाई। यहाँ तो ब्रेक हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम कह रहे थे कि ई से कम नहीं हो सकता, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इतनी ही है ना। तो यहाँ तो ब्रेक हो गया, हाँ ब्रेक हो गया भाई साहब। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के बाद आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ब्रेक होता हुआ देखते हो। क्वार्क ही वो चीजें हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं। इससे भी छोटे जाओगे तो आपको स्ट्रिंग देखने को मिलेगी, स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, अभी स्ट्रिंग थ्योरी की बात नहीं करते हैं, क्वांटम फिजिक्स में मत जाओ, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में मत जाओ, मुझे समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या समझ में आएगी, ठीक है। आ जाओ। तो अब अगर देखिए क्वार्क्स क्या करते हैं भैया, अगर आप दो डाउन क्वार्क ले लो, है ना, दो डाउन क्वार्क ले लो और एक अप क्वार्क ले लो, तो आपको जीरो चार्ज मिलेगा, मतलब न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होगा ना, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। अब अगर दो अप क्वार्क ले लो, एक डाउन क्वार्क ले लो, तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, मतलब प्रोटॉन मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे ही कॉम्बिनेशन के साथ आप इलेक्ट्रॉन बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन आपके लिए क्या रहा, HW रहा भैया, है ना, बढ़िया बात। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उस वीडियो में बता दिया था। पेयर प्रोडक्शन इसका एग्जाम्पल होता है। कैसे, अगर यहाँ पे आप गामा फोटोन लो और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको क्या करो, ये रिएक्शन होती है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी तुमने। तो इंटरेक्शन के साथ क्या मिलता है आपको, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, एक पॉजिट्रॉन मिलता है। तो यहाँ पे क्या था, जीरो चार्ज था, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, जीरो चार्ज हो गया। तो कंजर्व रहा, चार्ज कंजर्वेशन रहा भैया, है ना। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर होती तो इनके एडिशन में वेक्टर एडिशन वगैरह लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत पड़ती है, ठीक है। आराम से रिलेटिविटी वगैरह मिलती है आपको। मेन चीज जो हमने पढ़नी है वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। अब आएगा मजा। अब एक बंदा था कूलम्ब, ये भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि तुम घंटा भर से एक बात कह रहे हो कि भैया जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर ये एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, अगर ये एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। ऑब्वियसली लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये बात जो है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ये सारी बात आपने कह तो दी, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स से ये रिपेल कर रहे हैं, तो आप कैसे बताओगे कि वो अमाउंट ऑफ फोर्स क्या है। सो इसके लिए हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो लेट्स सपोज वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो इन पर ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F12 और Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F21। F21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात लिखी थी, व्हाट, नथिंग बट इफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर with the force which is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और दूसरी बात ये थी कि ये जो फोर्स लगेगा ये हमेशा along the distance लगेगा, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही होगी ना, जो डिस्टेंस उनको ज्वाइन कर रही होगी, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा हमेशा। मतलब ये फोर्स जो होगा वो हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा। तो पहली बात इसने क्या बताई कि ये जो फोर्स लगता है भाई साहब, ये फोर्स इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। और ये वाली बात क्या बताई थी भैया, ये बताई थी कि चार्जेस जो होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों को बातों को अगर मिला दिया तो यहाँ आपको मिलता है इक्वेशन 1 और 2 से। और जब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा विच इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ पे k क्या है, k यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पे परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये अजीब तरह से लिखा हुआ है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, देखो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल में क्लास में गया था मैं, ऑफलाइन क्लासेस में अपने। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे हम छोटी सी बात बताते हैं कि भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज नथिंग बट अ क्वांटिटी विच अपोज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई चार्ज होगा, अगर कोई चार्ज होगा तो चार्ज क्या करेगा, है भाई, चार्ज क्या करेगा, चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों तरफ। तो किसी मीडियम में तो करेगा, तो जिस मीडियम में करेगा उस मीडियम की कोई परमिटिविटी होगी। नॉट अगर आप लगा रहे हो या जीरो, कुछ लोग बोलते हैं इसको एप्सिलॉन जीरो,
वो रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम यानी एयर। यानी एयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इतने अमाउंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेशन को अपोज करेगा। बात समझ आ गई? जिस तरह से आप देखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट, लाइट के केस में, ऑप्टिक्स के केस में, आप जब वायर क्या कहते हैं लाइट को एयर में डालते हो तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मिलता है आपको। लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मिलती है। बट ऐसे ही अगर आप लाइट को पानी में डालो तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वो वेलोसिटी को अपोज करता है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, तो अब वेलोसिटी घट जाती है लाइट की। बात समझे? कांच में डालोगे तो और घट जाएगी, 2 × 10⁸ हो जाती है लगभग। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप एयर में डालोगे तो इतने अमाउंट से अपोज करेगा, किसी और मीडियम में डालोगे तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी। ठीक है, बढ़िया। तो एयर के लिए क्या हो जाएगा? एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है, तो एयर के लिए याद आएगा एफ नॉट। ऊपर आपने एफ देखा था, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा विच इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बढ़िया, तो ये आपको यहां मिल जाता है। किसी अदर मीडियम की अगर बात कर रहा हूं तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। बट अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन की बात कर रहा हूं तो ये होगी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। तो यहां पे क्या था? पहले यहां पे एप्सिलॉन नॉट के था, तो हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि भैया एप्सिलॉन क्या होता है? वो एप्सिलॉन नॉट के के बराबर होता है। तो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस तरह से आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हो क्योंकि आपको इसका वैल्यू दिया हुआ होगा और इसका वैल्यू भी दिया होगा। बढ़िया। अब ये एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं आपके क्लास 12th में। वैसे न्यूमेरिकल की मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम एक चीज देख लेते हैं भाई क्या यहाँ पे क्या कुछ हमसे पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कुल मिला करके? इस क्वेश्चन में ये कुछ नहीं कह रहा कि भैया अगर मेरे पास एक चार्ज है +9e और एक चार्ज है मेरे पास -e, इन दोनों चार्जेस को अगर मैं 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख रहा हूं और कोई तीसरा चार्ज ला करके, समझ रहे हो, कोई तीसरा चार्ज ला करके मैं कहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सिस्टम जो है वो किस में रहे? सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम पे कोई फोर्स ना लगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो चार्ज है भाई अगर मैं इसको यहां रखता बीच में इनके तो क्या होता? ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करता, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये रिपेल करता, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाती, तो ये तो भाग जाता इधर को, फोर्स तो लगता है इस पर ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं इसको बाहर रख रहा हूं यहां तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए, किसी केस में अपोजिट फोर्सेस बराबर अगर हो जाए तो ये फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे और इस चार्ज पे जो थर्ड चार्ज इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर ये 16 सेंटीमीटर है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये डिस्टेंस है ये x है, तो कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई? फिर इतनी टोटल 16 + x। आंसर के बाद लिखा हुआ 24, बताऊंगा कैसा आएगा। अब मान लो आपके पास जो फोर्स है पहला वाले चार्ज जो लगाया, जो पहले वाले चार्ज, मैं ये वाला केस कंसिडर करके चल रहा हूं कि ये x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है। ठीक, देखो जी, तो F1 इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ड्यू टू +9e की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा? F1 विच इज नथिंग बट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मान के चल रहे हैं एयर है, अरे दिया हुआ क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, तो +9e एंड e Q1 Q2 अपॉन r²। r इज व्हाट? दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? अरे नहीं, मैं तो किस पे देख रहा हूँ फोर्स? मैं तो Q0 पे देख रहा हूँ ना फोर्स, तो Q0 आएगा यहाँ। तो भैया 2 क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है भाई? ये इतना x है और ये 16 है, तो ये कितना? 16 + x हो जाएगी ऑब्वियसली, 16 + x, तो 16 + x का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r²। अरे यही तो था कूलम्स लॉ। अब फोर्स ड्यू टू -e वो कितना होगा? F2 विच इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई -e यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा,
और यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट आएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑब्वियसली, और डिस्टेंस कितनी थी, एक्स थी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फोर्स बराबर है, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए आपको फॉर इक्विलिब्रियम, तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा। F1 शुड बी इक्वल टू F2, यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e क्यू नॉट डिवाइड बाई। अब तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, अरे वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन देख रहे हो, मैग्नीट्यूड ही तो डायरेक्शन दे रहा है, इसका माइनस साइन ही तो डायरेक्शन दे रहा है, तो उसे लेने की जरूरत क्या है। यहाँ पे क्या जाएगा भाई, 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है भाई, ये कट रहा है पूरा पूरा, ई कट रहा है, क्यू नॉट कट रहा है, क्या बचा, यहाँ बचा 9, 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, क्या करो भाई, स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 1/x, तो कितना आ जाएगा 3x, 16 प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x, 16, तो x कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, x कितना आ गया भाई 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, अगर आप चार्ज को माइनस ई से, x का वैल्यू कितना है 8, माइनस ई से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दो, तो आपको जो सिस्टम मिलेगा वो इक्विलिब्रियम में मिलेगा, यानी क्यू नॉट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, थर्ड चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब ये अगर आप इसी को x मानते, ये वाला x मानते, तो ये 16 प्लस एक्स कितना हो जाता, 24 हो जाता। तो आप ये कह सकते हो कि भैया 16 प्लस 8 24 होता ना, तो आप ये कह सकते हो कि +9e से अगर आप 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दो, तो तब भी ये सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, बढ़िया। अब ये एक सवाल है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम √2 माइक्रोकूलम के, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ऑफ द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्वल पॉइंट चार्जेस स्मॉल q एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। What must be the value of small q so that the resultant force on capital Q is 0। मतलब ये कुछ इस तरह का सिनेरियो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई स्क्वायर है, अरे यार क्या बन गया, स्क्वायर थोड़ी है ये, है भाई, तो अब यार मान लो स्क्वायर है, ठीक है, ऑब्वियसली फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है, कह रहे भैया जो कैपिटल क्यू है वो रखा है अपोजिट कॉर्नर्स पे, और स्मॉल क्यू अदर कुछ अपोजिट कॉर्नर्स पे रखा है। कैपिटल क्यू की उन्होंने वैल्यू रखी है कुछ √2 माइक्रोकूलम, आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उस कंडीशन में जिस कंडीशन के अंदर कैपिटल क्यू पे लगने वाला फोर्स ये 0 हो जाए। तो ये तुम्हारे लिए क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस अब की बार हमने क्या करा, इस लाइन की जगह कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं करा दूंगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अभी हमने बताया था कि भाई ये जो फोर्स होता है ये हमेशा आर के अलोंग ही लगता है, आर के अलोंग ही लगता है। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे आर, यहाँ पे के लिख दिया मैंने, के का वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ कि भैया मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये q1 और q2, दो चार्जेस हैं, ठीक है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस में है r, ये कुछ डिस्टेंस है भाई r। हाँ, तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर है कुछ r2 जो कि q2 की पोजीशन है, और r1 वेक्टर जो कि q1 की पोजीशन है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ये जो इन दोनों को मिलाने वाला एक वेक्टर होगा, इसको मैं r12 कह सकता हूँ। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये r12 है, और इस डायरेक्शन में इसको ले रहा हूँ तो ये r21 है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ये r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, r12 डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, या r21 डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, इस r12 की r21 की डायरेक्शन तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ, दोनों की वेक्टर की जो लेंथ है वो बराबर रहेगी भाई। r12 का मैग्नीट्यूड r21 का मैग्नीट्यूड ये बराबर है कि नहीं, बढ़िया बात। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी भैया, F12 अगर आप लिख रहे हो तो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r12 कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि ये किसके डायरेक्शन में होगा r12, ये तो इस डायरेक्शन में होगा ना,
तो R12 कैप की डायरेक्शन में, और ये R21 कैप की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप क्या लगाओ, ट्राइंगल लॉ लगाओ यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हो कि जो R12 है वो इसके बराबर है, ट्राइंगल लॉ लगा के देखने ना, और R21 इसके बराबर है। तो आप यहाँ पे दोनों को रख सकते हो उठा के कि भैया R12 कैप की डायरेक्शन का वैल्यू ये है, तो आप मैग्नीट्यूड में आपको ये रख सकते हो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इसकी जगह आपको ये मिल जाएगा। तो ये जस्ट वेक्टर फॉर्म है, रिप्रेजेंटेशन है, और कुछ नहीं है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि दोनों के दोनों फोर्सेज होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो हम अपोजिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपके पास क्या होता है? आपके पास ए वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर? माइनस बी वेक्टर बराबर होता है। ठीक है भाई, बढ़िया बात। अब यहाँ पे आते हैं सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मतलब सुपरपोजिशन फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मेरे पास अगर मल्टीपल चार्जेस है, मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है ना, Qn तक जा रहे हैं, ये Qn तक, ठीक भाई, Qn तक जा रहे हैं। तो अगर ये Qn तक जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ उनकी पोजीशंस। मतलब ये अगर Q1 से Q2 जो है R12 डिस्टेंस पे है, ये R13 डिस्टेंस पे, ये R4 डिस्टेंस पे, ये R15, ये R1, तो इनके फोर्सेस अगर मैं लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में, तो R12 ऐसा आ जाएगा, F13 ऐसा आ जाएगा, सॉरी F12 ऐसा आ जाएगा, F13 ऐसा आ जाएगा, F1n तक यहाँ आ जाएगा ऐसे। इन सब का सम ही क्या मिलेगा आपको? इन सब का सम आपको मिलेगा ये। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर, ऑब्वियसली आप दो वेक्टर कैसे जोड़ते हो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर एडिशन। भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एडिशन क्या होता है? ये होता नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है भाई। और सब्सट्रैक्शन हो तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, नहीं सॉरी यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, उनका वेक्टर एडिशन करना है आपको, मान लो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भाई सीधी सी बात, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2fn f2 cos थीटा, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज को इसी तरह से राइट करते हैं आप, है ना, बढ़िया बात। अब नीट में ये सवाल आया था, क्या सवाल आया था भाई? कि भैया अगर आप देखो कंपैरिजन करो, तो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ये होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये होता है। दोनों कुछ तरह से सेम तरह से बिहेव करते हैं। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे भी Q1 Q2 का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी M1 M2 का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है ना। तो अगर हम दो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा ही और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा ही। तो इन्होंने रेशियो पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को उठा के रखोगे तो आपको रेशियो मिलता है 10⁻42 के आसपास। ठीक है, नीट का एक और सवाल था। अ चार्ज Q is divided in two parts such that when we place them at a distance, so at a fixed distance, यहाँ पे आएगा fix, यहाँ पे आएगा fixed distance, so that the force between them is maximum. Find the charge on each part. मतलब हमने एक चार्ज लिया, उसके टुकड़े कर दिए, है ना भाई, टुकड़े कर दिए और उनको अलग अलग दिए किसी फिक्स डिस्टेंस पे, तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम हो जाता है। तो बताओ चार्ज कितना था? तो मान लो मेरे पास कोई चार्ज था Q, है ना, उसमें से x अमाउंट मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये x हो जाएगा और ये Q माइनस x हो जाएगा। दोनों को किसी फिक्स डिस्टेंस पे मैंने रख दिया। जब आप मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लगाना चाहते हो, तो आपको पहली बात तो ये कूलम्ब्स लॉ अगर लगाओगे, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अगर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऑब्वियसली, है ना, ये मिलेगा आपको कूलम्ब्स लॉ। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन आप जब लगाना चाहते हो क्या करते हो? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लो और उसको जीरो के इक्वल रख दो, आपको मैक्सिमम की कंडीशन मिल जाएगी। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, आर को इधर ले जाओगे तो जीरो हो जाएगा ये, तो आपको ये जीरो के बराबर मिलेगा। देन इसको इधर इक्वेट कर दोगे इसके, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स का वैल्यू मिलेगा Q/2। मतलब पहला चार्ज क्या होगा? वो Q/2 होगा, दूसरा चार्ज क्या होगा? वो Q/2 होगा। मतलब Q/2 अगर आप सेपरेट कर दो तो ये फोर्स क्या होगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको कूलम्ब्स लॉ खत्म हो जाता है पूरी तरह से। कूलम्ब्स लॉ यहीं तक था, आपको कूलम्ब्स लॉ में इतना ही पढ़ना था। तो पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे फिर बाद में।